Hello everyone. So today our topic of discussion is understanding the working of window and split air conditioning system, and we will also discuss various types of energy saving techniques which we can employ to save on our power bills. So let us start the presentation. So these are the contents that we will going to discuss in this presentation. Now first we will discuss about AC air conditioning heat load, then what are the main components of air conditioning system. Thereafter we will understand the working of window AC as well as split air conditioning system. Then we will discuss how do we can calculate energy consumption of an AC air conditioning unit. Then we will discuss the definitions which are very commonly used in air conditioning systems, that is 1 ton of refrigeration and energy efficiency ratio. And afterwards we will discuss what are the various factors that can affect the efficiency of air conditioning system. So this last section is, I think, very important for everyone, because these days almost each and everyone is using air conditioning system, and we must know that how we can save our power bills by optimizing or by running the air conditioning system in a proper manner. So let us start with the presentation. So first we will discuss एयर कंडीशनिंग हीट लोड. नाउ हीट लोड को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी जगह पे जहाँ पे भी आप एसी लगाना चाहते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को लगाना चाहते हैं, उस जगह जैसे उस रूम के अंदर कहाँ कहाँ से जो है हीट एनर्जी अंदर आ रही है. और हीट एनर्जी अंदर आने के बहुत डिफरेंट डिफरेंट जो है तरीके हैं. जैसे कि वो हो सकता है हीट जो है आपके छत से आ रही हो, साइड वॉल से आ रही हो, या फिर आपकी खिड़कियों से आ रही हो. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस तरह का रूम में एसी लगाना चाहिए जहाँ पे सोलर रेडिएशन कम से कम आए, और जिसकी खिड़कियाँ छोटी हों, और साइड वॉल भी ऐसे ही ना हो जहाँ से कि सीधा डायरेक्ट सनलाइट पड़े उस पर. तो अगर हो सके तो रूम ऐसा चूज़ कीजिए जो कि आपके घर के बिल्कुल सेंटर में हो गई. सो सेकंड फैक्टर जो है वो है कि कितने लोग जो है उस कमरे में जो है बैठने वाले हैं. जितने भी हमारे लोग आएंगे कमरे में रहने के लिए, उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप निकाल सकते हो कितना लोड बनता है उसका पर पर्सन. देन उसके बाद आता है हीट लोड ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस. अब जिस कमरे में हम एसी लगा रहे हैं उस कमरे में इसके अलावा और कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल जो हैं अप्लाइंसेस आपके ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो. अब जैसे कि अगर उसमें आप हो सकता है लैपटॉप चला रहे हो सकता है वहाँ पे एक फ्रिज भी पड़ा हो. इसके अलावा वहाँ हो सकता है कि एक आपका एलसीडी या टीवी लगा हो, फ़ैन चल रहे हैं. उसके अलावा प्रेस भी लग सकती है वहाँ पे, हो सकता है प्रेस करते हो कमरे मतलब कपड़े, और कंप्यूटर हो सकता है कंप्यूटर भी हो वहाँ पे. तो इन सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का हर एक का अपना एक हीट लोड है, तो उसको भी हमें जो है कंसीडर करना पड़ता है. तो आप कोशिश करें कि जिस कमरे में एसी लगता है उसमें कम से कम जो है इस तरह का हीट लोड जो है कम करना चाहिए. जैसे कि रेफ्रिजरेटर वहाँ पे अवॉइड करोगे, वहाँ पे ना रखा जाए. इसके अलावा अगर आपके पास प्रेस है तो उस कमरे में प्रेस को भी अवॉइड करोगे, आप प्रेस ना लगाएं, क्योंकि वहाँ से भी बहुत हीट एनर्जी निकलती है. बाकी जो एलसीडी है या कंप्यूटर है ये तो अवॉइड नहीं किए जा सकते, तो इसका हम मार्जिन लेके चल सकते हैं. सो नेक्स्ट लास्ट है लेटेंट हीट लोड ऑफ इन्फ्लेटेड एयर. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जहाँ पे आपने एसी लगाया है उस रूम में खिड़कियों से, दरवाज़ों से, कहीं से भी जो है बाहर से जो हवा अंदर लीक होकर आ रही है, उस हवा से जो है एयर कंडीशनिंग की एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. क्योंकि जो बाहर से एयर अंदर आ रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और उस मॉइस्चर को निकालने के लिए एसी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है. यू कैन से कि ऑलमोस्ट 20 to 25% जो पावर है इनफिल्ट्रेटेड एयर को एडजस्ट करने में लग जाती है, कंपनसेट करने में लग जाती है. तो इनफिल्ट्रेटेड एयर का मतलब है कि आपको जहाँ से भी बाहर से एयर अंदर लीक हो रही है उस जगह को आपको सील करना पड़ेगा या सील करना चाहिए. अब आगे चलते हैं कि पहले एयर कंडीशनिंग यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. तो इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चाहे आपका विंडो एयर कंडीशनिंग है या फिर आपका स्प्लिट एसी है, दोनों के लिए जो है कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं. तो अब देखते हैं कैसे कैसे. फर्स्ट पहला जो है कंप्रेसर यूनिट.
कंप्रेसर रोटरी भी हो सकता है, रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है। अगर पुराना सिस्टम है तो उसमें रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है वो होता था, लेकिन आजकल के जो नए सिस्टम है उसमें रोटरी कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर के अलावा उसमें एक और यूनिट होती है, उसको हम कहते हैं कंडेंसर यूनिट। ये कॉपर या एल्युमिनियम की होती है। ये आपकी हमेशा बाहर वाली तरफ जो है, इसका जो पोजीशनिंग है ये बाहर वाली तरफ होती है। खिड़की, अगर आपका विंडो एसी है तो विंडो एसी के जो बैक साइड पे, जहाँ खिड़की से बाहर वाली तरफ जो कॉइल होगी उसको हम कंडेंसर कॉइल कहते हैं। उसके बाद आता है इवोपरेटिंग कॉइल। इवोपरेटर कॉइल वो कॉइल है जिसमें हीट जो है कूलिंग प्रोड्यूस होती है, जो हीट एब्जॉर्ब करती है रूम से। तो ये कॉइल, इस कॉइल की पोजीशन हमेशा रूम के अंदर वाली तरफ होती है। तो अगर आपका विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है तो जो अंदर वाली जो कॉइल है उसको हम एवापोरेटर कॉइल भी कहते हैं। ये भी ज़्यादातर कॉपर या एल्युमिनियम की हो सकती है। थर्ड वन इज़ फिल्टर यूनिट्स। फिल्टर यूनिट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है ये भी एयर कंडीशनिंग का, क्योंकि जो भी एयर है, जो एसी जो एयर अंदर इनटेक कर रहा है वो हमेशा फ़िल्टर होके इवोपरेटर के ऊपर से पास होके जाती है। तो जितनी एयर को हम, जितना फ़िल्टर्स को हम ज़्यादा साफ़ रखेंगे उतना ही आपका इवोपरेटर कॉइल डैमेज होने से बचेगी और उतनी आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा जो है अच्छी रहेगी। तो आप कोशिश यही कीजिए कि हमेशा फ़िल्टर्स को साफ़ रखें, और जब भी इसका जो प्रॉपर रिप्लेसमेंट टाइम हो उस समय फ़िल्टर्स को आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। आजकल के जो नए एसी हैं उसमें दो तरह के फ़िल्टर्स आते हैं। एक तो आते हैं मैकेनिकल, जो मैकेनिकली एयर को फ़िल्टर करते हैं, और दूसरे होते हैं बायोलॉजिकली जो एयर को कंडीशन करते हैं। तो दोनों फ़िल्टर्स को आपको इंटैक्ट रखना चाहिए। तीसरा आता है कि डबल शाफ्ट मोटर। अगर विंडो एसी है तो उसमें सिंगल मोटर होती है, उसी के ऊपर एक तरफ ब्लोअर लगा होता है और एक तरफ फ़ैन लगा होता है। जो ब्लोअर लगा होता है वो मोस्टली जो है इवापोरेटर कॉइल की तरफ होता है, और जो फ़ैन होता है, फ़ैन जो है आपका वो हमेशा रेयर साइड पे जो आपका कंडेंसर कॉइल है उसके बैक साइड पे लगा होता है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि सिंगल जो मोटर है वो दोनों को ड्राइव कर रही है, ब्लोअर को भी कर रही है और फ़ैन को भी कर रही है। तो इससे ऐसी पावर कंजप्शन थोड़ी कम हो जाती है जो विंडो एसी के अंदर। तीसरा है आपका स्ट्रेनर। लास्ट में स्ट्रेनर जो है, इसका मतलब है कि एक तरह से ये फ़िल्टर यूनिट है। जो रेफ्रिजरेंट गैस होती है वो हर साइकिल के बाद इस स्ट्रेनर के अंदर से होकर जो है गुजरती है। तो उससे क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट गैस के अंदर हर साइकिल के बाद कोई भी, अगर उसमें मॉइस्चर पार्टिकल आ गया, मॉइस्चर आ गया, या कोई वेरेंट एयर हुई है जो कंप्रेसर के पार्ट्स के अंदर, उसके अंदर अगर कोई भी मेटल डेब्रीज आ गई हैं तो वो उनको निकालने में जो है मदद करता है। तो इससे आपका जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहती है। तो स्ट्रेनर को हमेशा जो भी टाइमली इसको रिप्लेस करते रहना चाहिए, और इसकी मेंटेनेंस जो है सही तरीके से होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट है आपका रेफ्रिजरेंट गैस। सो रेफ्रिजरेंट गैस जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ऐसी जो एयर एक रेफ्रिजरेटिंग यूनिट के अंदर जो है, जो उसका जो मेन जो कंपोनेंट है वो रेफ्रिजरेंट गैस है। जितनी रेफ्रिजरेंट गैस जो है लेटेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी बहुत ही एफिशिएंट है। जैसे आजकल जो है लेटेस्ट जो रही है 134A और 410A गैस जो है, both these gases are used in air conditioning systems. लास्ट इज द कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को हम एक्सपेंशन डिवाइस भी कहते हैं। अब बेसिकली जो आपका रेफ्रिजरेटिंग यूनिट है उसके अंदर जो है दो तरह से डिवीज़न कर सकते हैं। एक होती है लो प्रेशर साइड और एक होती है हाई प्रेशर साइड। लो प्रेशर साइड जो है वो जो सर्किट है वो आपका अंदर वाली तरफ जो भी गैस सर्कुलेट हो रही है, जो इवापोरेटर वाली तरफ है, वो लो प्रेशर साइड है। उसमें हमेशा जो गैस है वो लो टेम्परेचर पर रहती है, यानी बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो वो हमेशा जो है कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए उस जो है लो प्रेशर साइड में होती है। हाई प्रेशर साइड होता है, वहाँ पे गैस का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो वहाँ पे जो गैस, अगर आप पाइप को किसी भी पाइप को टच करके देखोगे, अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स वो हाई प्रेशर साइड है। तो हाई प्रेशर साइड हमेशा कंडेंसर वाली तरफ रहती है। ये लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड जो क्रिएट करने वाली जो मशीन जो इसमें कंपोनेंट है वो है कंप्रेसर। सो कंप्रेसर जो है यही है जो मेन जो है जिस पे हम मैक्सिमम पावर जो कंज्यूम हो रही है। किसी भी एसी यूनिट के अंदर 80% जो पावर है, 80 से 90% पावर जो है वो कंप्रेसर में यूज़ होती है। तो कंप्रेसर जो है लो प्रेशर साइड और हाई प्रेशर साइड को क्रिएट करके रखता है। नाउ लेट अस डिस्कस द वर्किंग ऑफ एयर कंडीशनर, कैसे काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसी ड्रॉज इन रूम एयर थ्रू एन एरे ऑफ फ्रंट फिल्टर्स बिहाइंड द ग्रिल। अब सबसे पहले क्या है कि जो एयर कंडीशनर सिस्टम है जो रूम में लगा होता है वो सबसे पहले जो रूम की एयर है उसको जो है वो
इट सक्स इन एयर थ्रू द फ्रंट फिल्टर्स। तो फ्रंट फिल्टर्स में दो तरह की ट्रीटमेंट होती है, एक मैकेनिकल ट्रीटमेंट होती है और एक बायोमैकेनिकल ट्रीटमेंट होती है। मैकेनिकल के अंदर जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या कोई भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे जो है इसमें अरेस्ट होते हैं। और बायो मैकेनिकल ट्रीटमेंट में होता है कि उसके अंदर जो है एक्टिवेटेड चारकोल या कुछ और लेयर्स होती हैं जो एयर को केमिकली ट्रीटमेंट देती हैं। तो इस तरह से एयर जो क्लियर्ड एयर है, जो फिल्टर्ड एयर है, वो फिर आगे इट पास फ्लो पास द इवापोरेटर कॉइल। और जो इवापोरेटर कॉइल का टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। द टेम्परेचर ऑफ द इवापोरेटर कॉइल इज़ वेरी वेरी लो। सो वाइल डूइंग सो द एयर गेट्स, उसका टेम्परेचर जो है एयर का कम होना शुरू हो जाता है। अगेन द एयर इज़ चिल्ड एयर इज़ थ्रोन बैक इन साइड द रूम। उसके बाद वो साइड ग्रिल से जो है एयर, वही जो चिल्ड एयर है वो बाहर आती है और वो रूम में दोबारा फिर एंटर करती है। और दूसरी तरफ से द रूम टेम्परेचर कीप्स लोअरिंग विद ईच एंड एवरी साइकिल ऑफ ऑपरेशन अंटिल द सेट टेम्परेचर इज अचीव्ड। और ये तब तक चलता है जब तक कि हमारा जो सेट टेम्परेचर है वो हमें वहाँ तक हम नहीं पहुँचते, जो आपका रिमोट कंट्रोल से आपने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है। वंस दैट टेम्परेचर हैज़ बीन अचीव्ड देन द thermostat automatically cut off the compressor only at that compressor, and at that instant the blower will keep on running but the compressor will not run। तो उस समय कंप्रेसर रन नहीं करता, सिर्फ ब्लोअर रन करता है। और उस समय जो है ब्लोअर की वजह से जो कंजम्पशन वही होती है। तो ब्लोअर का जो पावर कंजम्पशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कंप्रेसर। तो उस समय कंप्रेसर नहीं काम कर रहा होता है, सिर्फ ब्लोअर काम कर रहा होता है। ये तो आपका जो कन्वेंशनल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। जो आजकल जो लेटेस्ट हैं, जैसे इन्वर्टर एसी है। इन्वर्टर एसी में जो है वंस यू गेट द सेट टेम्परेचर हैज़ बीन रीच्ड, उसके बाद क्या होता है कि जो उसमें डीसी मोटर होती है तो उसका ऑटोमेटिकली जो मोटर की जो स्पीड है वो उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसके आरपीएम जो है कम होने शुरू हो जाते हैं और फिर वही कांस्टेंट आरपीएम पे जो रन करता है। तो इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी से काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स। अब एसी के अंदर आपने दो टर्म्स बहुत कॉमनली आपने सुनी होगी, सॉरी। पहला तो है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। जब भी हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम या एसी को ख़रीदने जाते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि आपको कितने टन का जो है यूनिट चाहिए। तो वहाँ पे हमारा ये टर्म यूज़ होती है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ना 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है कि अगर हम 1000 kg आइस, यानी कि 1 टन मतलब 1000 kg आइस को अगर मेल्ट करते हैं 24 आवर्स होमोजीनियसली, जब भी आइस मेल्ट होगी तो वो क्या करेगी, वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो उसकी वजह से आसपास जो है कूलिंग प्रोड्यूस होगी। तो उस आइस को मेल्ट करने से कितनी कूलिंग प्रोड्यूस हुई इन 24 आवर्स होमोजीनियसली, यानी 1 टन को आइस को अगर हम मेल्ट करते हैं होमोजीनियसली तो उससे कितनी कूलिंग प्रोड्यूस हुई, उस कूलिंग को हम कह सकते हैं कि दैट इज़ इक्वलेंट टू द 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है ये एक रेफ्रिजरेशन का एक यूनिट है, एक कूलिंग का यूनिट है ये, जो कि बड़ा कॉमनली यूज़ होता है। तो जब भी हम कोई भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को ख़रीदते हैं तो हम उसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं कि हमें कितने टन का एसी चाहिए, ताकि उससे हमें एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है कि वो कितनी कूलिंग प्रोड्यूस करने वाला है। जैसे कि हम कह सकते हैं 1 टन का एसी काफ़ी जो आजकल पॉपुलर है, 1.5 टन का हो गया, 3 टन का हो गया। तो एसी की कैपेसिटी को इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। अब 1 टन जो है वो पुराने यूनिट्स जो थे जिसको हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स कहते थे, उसका अगर कोरिलेट करें तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो है दैट इज़ इक्वलेंट टू 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। और अगर आज की जो हम पावर की बात करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ पावर 1 टन ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन इज़ आल्सो इक्वल टू 3.5 किलोवाट्स या 3510, 3510 वाट्स के बराबर है ये। यानी कि 1 टन रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक थंब रूल है कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 3.5 किलोवाट की पावर जो है चाहिए। यानी अगर आप 1 टन का एसी लगाते हैं और उसमें कंप्रेसर कंटिन्यूसली चलता है तो अगर आपका बिजली का बिल आप चेक करोगे या मीटर चेक करोगे तो आप देखोगे इट विल रफली कंज्यूम अबाउट 3.5 किलोवाट्स ऑफ यूनिट्स, यानी 3.5 units of this electricity will be consumed for running of a 1 ton of AC for 1 hour। 1 टन का एसी अगर 1 घंटे चलेगा तो और उसका कंप्रेसर कंटिन्यूसली 1 घंटा चलेगा अगर, तो वो 3.5 यूनिट्स जो है कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये हुआ सिंपल टर्म्स में।
नाउ नेक्स्ट इज़ EER, एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये टर्म्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो गवर्न करती है आजकल कि जो भी मैन्युफैक्चरर जो एसी को लॉन्च करते हैं मार्केट में, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम एसी एक 1 स्टार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई रूल नहीं था, लेकिन ये अब रूल बन गया है, क्योंकि एसी मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ ही दिया था ध्यान देना कि वो कितनी जो है पावर कंज्यूम कर रहा है। लेकिन आजकल जो है इस पे रूल्स बन गए हैं, तो कम से कम 1 स्टार होना ज़रूरी है। तो 1 स्टार के लिए हमें एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे स्टार रेटिंग होती है इनकी। सो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो स्टैंड्स फॉर यू कैन से एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। और EER का जो इसकी डेफिनेशन कहती है, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड इन 1 आवर डिवाइडेड बाय एनर्जी कंज्यूम्ड। यानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो को अगर मैथमेटिकली हम देखें तो उसका मतलब ये है कि 1 घंटे में कितनी हीट रिमूव की एसी ने, यानी कितनी कूलिंग प्रोड्यूस की, 1 घंटे में कितनी कूलिंग प्रोड्यूस की, और डिवाइडेड बाय कितनी पावर कंज्यूम की, यानी इन दोनों का रेशियो, कूलिंग कितनी प्रोड्यूस की और पावर कितनी जो है कंज्यूम हुई उस सेम पीरियड में। यानी 1 घंटे में, अगर 1 घंटे की बात करते हैं तो 1 घंटे में कितनी कूलिंग प्रोड्यूस हुई और 1 घंटे में कितनी पावर जो है यूज़ की उसने। उन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। ये रेशियो जितना ही ज़्यादा होगा, यानी कि जितनी EER की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही आपका एसी बेटर होगा। यानी अगर कोई एसी की EER वैल्यू है 2.5 और एक दूसरे एसी उसकी है 3.1, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि जो 3.1 वाला EER जिसकी वैल्यू EER 3.1 है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो आई थिंक स्टार रेटिंग में भी 3.1 को जो है 3 स्टार रेटिंग मिलती है। तो ये आगे देखो, ये ग्राफ है EER वैल्यू। अगर आप देखिए 1 स्टार के लिए मिनिमम वैल्यू जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने जो रिकमेंड की है वो है 2.7 और मैक्सिमम 2.89। 3 स्टार के लिए 3.10, यानी कि जो 3 स्टार एसी होगा उसकी EER वैल्यू 3.1 होगी। 5 स्टार जो है उसके लिए 3.5 होगी। ये है विंडो एसी के लिए। आजकल जो इन्वर्टर एसी हैं वो इनसे ज़्यादा जो है मोर एफिशिएंट है, तो उनके लिए EER वैल्यू जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उन्होंने अलग चार्ट दे रखा है उनके लिए, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये विंडो एसी के लिए चार्ट है। ना रूम एसी का जब आप देखने जाते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह का एक स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर। उस स्टिकर के ऊपर जो स्टार रेटिंग होती है वो आपने उस पर ध्यान देना है कि उस पर कितने स्टार्स हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि आप एसी लेते हैं तो 3 महीने में वो एसी अगर आप एफिशिएंट नहीं है तो उससे जितनी उसकी कॉस्ट है उससे ज़्यादा तो उसका आपका बिल ही आप उसको जमा करा दोगे। मतलब उतनी कॉस्ट तो आप वैसे ही क्योंकि पंजाब में तो वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 10 to 11 रुपीज़ पर यूनिट। तो आप इसमें आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू शुड गो फॉर एटलीस्ट 4 to 5 स्टार एसी, ताकि आपका जो उसकी जो कॉस्ट है वो 3 या 4 महीने में जो है रिकवर हो जाएगी वो। सो ये आपकी स्टार रेटिंग है। इसमें ये फर्स्ट जो है ये स्टार रेटिंग दे रखी है, स्टार रेटिंग आउट ऑफ 5। जितने ज़्यादा स्टार्स होंगे उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट आपका एसी होगा। अब स्टार रेटिंग मैंने आपको पहले बताया था, इट इज़ डायरेक्टली स्टार रेटिंग इज़ डिपेंड्स अपॉन द EER वैल्यू, कि EER वैल्यू कितनी है। अब इसमें स्टार रेटिंग में स्प्लिट एसी और विंडो एसी का अलग अलग है। हायर द EER वैल्यू हायर वैल्यू द स्टार रेटिंग, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग पीरियड, स्टार लेबलिंग, ये सारा वैल्यू दे रखी है इसमें। सो नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ एन एसी। अब नेक्स्ट है कि आप जब एसी रन करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो आपका जो विंडो एसी है या आपका स्प्लिट एसी है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे कि उसकी एफिशिएंसी डिपेंड करती है, या जिस पे जो वो पावर लेने वाला है या जितनी वो पावर कंज्यूम कर रहा है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे वो डिपेंड करता है पावर कितनी कंज्यूम करेगा वो। तो लेट अस सबसे पहला फैक्टर तो यही होगा कि उसकी स्टार रेटिंग कितनी है। जैसे हमने देखा है जितनी उसकी EER वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही वो पावर कम लेगा। तो फर्स्ट फैक्टर तो ये हो गया कि उसकी स्टार रेटिंग कितनी है। सेकंड फैक्टर क्या है, कंडीशन ऑफ एयर फिल्टर्स, कि उसके जो एयर फिल्टर्स हैं, अगर सपोज़ करो आपने 5 स्टार एसी ले लिया लेकिन आपने उसको 1 साल तक उसके फ़िल्टर साफ़ नहीं किया, आपने उसकी यू कैन से उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं करवाई या सर्विसिंग नहीं करवाई, और उसकी कंडीशन जो एयर कंडीशन फ़िल्टर्स हैं वो चोक हो गए, तो उसकी भी उससे भी एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड है उसका टेम्परेचर सेटिंग। तीसरा है कि आप जब एसी रन करते हैं आप सेट टेम्परेचर कितना रखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग 22 डिग्री पे एसी को रन करते हो, कुछ लोग जो है उसको 26 पर रन करते हो, तो दोनों के अंदर जो आपका जो पावर कंजप्शन होगी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो 22 डिग्री जो सेटिंग टेम्परेचर है उस पर पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, जो 26 पे सेट टेम्परेचर है उस पर पावर बहुत कम कंज्यूम होगी।
फोर्थ पॉइंट जो है थर्मल इंसुलेशन ऑफ अ रूम। ये इसका मतलब ये है कि जिस रूम में आप एसी लगा रहे हैं उस रूम की इंसुलेशन किस तरह की, यानी कि उसमें हीट जो है बाहर से कितनी हीट अंदर आ रही है। अगर आपका रूम अच्छी तरह से थर्मली इंसुलेटेड है, या हीट बाहर से लीकिंग जो हीट लीकेज अंदर बाहर से बहुत कम आ रही है, इनफिल्ट्रेटेड एयर जो है वो भी बहुत आपने रोक ली उसको, तो उसमें भी आपका जो एसी की जो पावर कंजप्शन है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो रूम आप ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ पे आउटसाइड जो हीट है, जो सोर्सेज है वो बहुत ही कम हो, यानी आउटसाइड हीट जो लीक हो रही है अंदर वो कम से कम आनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ पोजीशन ऑफ कंडेंसर यूनिट, कि जो आपका कंडेंसर है, कंडेंसर में तो जो पीछे वाली जो कॉइल है, जो खिड़की से बाहर वाली जो कॉइल की बात कर रहे हैं हम, वो उसकी पोजीशन कहाँ पे रखी है आपने। कहने का मतलब है कि उसकी पोजीशन डायरेक्ट सनलाइट के अंदर है वो, या एक शेडेड एरिया पे रखी है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका एसी की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है। अब एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं। स्टार रेटिंग ऑफ एन एसी। It is mandatory to earn at least one star label under MPES (Minimum Performance Energy Standards) to launch an AC in Indian market. अब इंडियन मार्केट के अंदर कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर एसी को लॉन्च करता है तो अंडर जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक रूल बना रखा है, उसको कहते हैं मिनिमम परफॉर्मेंस एनर्जी स्टैंडर्ड। उसके तहत जो है उसको कम से कम 1 स्टार रेटिंग होना ज़रूरी है। उससे अगर उससे भी नीचे उसकी एफिशिएंसी है तो उसको लॉन्च ही नहीं कर सकता वो। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है एक नोडल एजेंसी है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी पॉलिसीज़ को जो है रेगुलेट कर रही है। ये पूरे इंडिया में ये जो है सेंट्रलाइज एजेंसी है, ये स्टेट लेवल पे नहीं है, ये सेंट्रल लेवल पे है, जो पूरे इंडिया पे जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जो ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको रेगुलेट करती है। तो उनमें से एसी भी एक ऐसा गैजेट है, इलेक्ट्रिकल गैजेट है, जिसमें कि मैक्सिमम पावर कंजप्शन होती है आजकल। नाउ इस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो ये स्टार रेटिंग देती है, जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोसीजर। यानी कि ये एक स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम के तहत इसके अंदर आता है, और जो भी मैन्युफैक्चरर एसी प्रोड्यूस करता है उसको स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, और उसके हिसाब से उसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद उसको जो है ये कितने स्टार रेटिंग है उसको फिर उसके बाद इशू होता है वो, तो उसके बाद ही वो स्टिकर लगा सकता है, उससे पहले वो नहीं लगा सकता वो। ये जो स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम ये शुरू हुआ था, ये 2006 में शुरू हुआ था। तो अगर आपके पास एसी यूनिट जो आपका 2006 से पहले का है, तो आप ये आंखें बंद के ये सोच लो कि उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। एंड आई एम डैम श्योर कि वो जो एसी है वो सेम यूनिट 22 यूनिट कम से कम वो अभी एक दिन में आपका जो कंज्यूम करता होगा अगर डे टन का है, और आज की डेट में वही उसी तरह का सेम यूनिट जो है इट में मैक्सिमम जो होगा वो 6 से 7 यूनिट कंज्यूम करेगा। तो 2006 से पहले वाले जितने भी एसी हैं वो 3 टाइम्स ज़्यादा जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो बेटर यही है कि जितनी जल्दी आप उनको डिस्कार्ड कर दें और उसको रिप्लेस कर दें, तो आपके लिए उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल होगा। सो लास्ट इज़ एसी कम्स इन प्रीव्यू 2012। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी के प्रीव्यू में 2012 में आना शुरू हुआ है। आई थिंक 2006 की तो मैं गलत बोल गया, मैं 2012 से शुरू हुआ था। यानी आपका एसी अगर 2012 से पुराना है, अगर 2011 का या 2012 का भी समझ लो, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। नाउ दिस इज़ दो तरह से फ़िल्टर मैंने दिखा रखे हैं, एक क्लीन एयर फ़िल्टर है, एक डर्टी एयर फ़िल्टर है। नाउ एयर फ़िल्टर जो है, एयर फ़िल्टर जो एसी की जो एफिशिएंसी है वो एयर फ़िल्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। क्यों करती है? बिकॉज जो क्लॉग्ड या जो एयर फिल्टर जिसमें बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, जो क्लॉग हो चुके हैं, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं चोक हो चुके हैं, क्लॉग्ड एयर फिल्टर जो हैं दे पुट लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द फैन। क्योंकि जब फ़ैन एयर को सक करेगा लेकिन आगे फ़िल्टर लगे हुए हैं, तो फ़िल्टर अगर टोटली चोक हो गए तो वहाँ से एयर पास ही नहीं कर सकेगी। अगर एयर अंदर नहीं आएगी तो क्या होगा, उससे फ़ैन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फ़ैन की मोटर पे प्रेशर पड़ेगा, एसी की यूनिट जो एसी की एफिशिएंसी है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अंदर एयर आएगी नहीं बाहर से, क्योंकि आपके फ़िल्टर तो चोक हो गए हैं। ये ऐसे समझ लो कि आपका नाक और मुंह में बंद कर दूं तो आप सांस कैसे लोगे? तो एसी को सांस ही नहीं आ रही, आपने उसके फ़िल्टर को साफ़ नहीं रखा, तो उसके अगर एयर अंदर नहीं आएगी तो वो जो कूल्ड चिल्ड एयर है वो कैसे आएगी बाहर? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ तो आपकी एसी की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपके फ़िल्टर्स बहुत ज़्यादा चॉक्ड हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्लॉग्ड हैं, तो एक यू कैन से एट क्रिटिकल स्टेज पे ये भी हो सकता है कि आपका एसी यूनिट जो है फेल हो जाए, क्योंकि उसके अंदर उससे एयर आइस जमनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एयर अंदर नहीं आ रही, हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो उसकी इवेपोरेटर कॉइल पे आइस फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद हो सकता है आपका जो है पूरा का पूरा यूनिट जो है ब्रेक डाउन में हो जाए।
सो एयर फिल्टर्स को आपको ये साफ़ रखना है और कोशिश करनी है कि आफ्टर 15 डेज़ आप उसको मैनुअली साफ़ करो। आजकल के यूनिट्स के अंदर जो एयर फिल्टर्स को रिमूव करना और रिप्लेस करना बहुत ही ईजी है, उसको क्लीन करना बहुत ईजी है, क्योंकि आजकल वो विदाउट एनी यू कैन से ज़्यादा उसमें खोले बिना आपको साइड से निकाल सकते हैं। सेकेंड आई द एयर फ्लो अगर अच्छा नहीं होगा तो उससे आपकी आइस फार्मेशन होगी, मैंने पहले बता दिया, और इससे आपकी कूलिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और यूनिट का फेलियर भी हो सकता है। अब क्लाउड एयर फिल्टर जो होते हैं, अगर आपके एयर फिल्टर साफ़ नहीं रखते हैं आप, तो उससे 15% एनर्जी जो आपकी कंजप्शन है बढ़ जाती है। यानी अगर आप एयर फिल्टर साफ रखते हो, आप उसको हर 15 दिन बाद अगर क्लीन करते हो, यू कैन ईजिली सेव अप टू 15% ऑफ एनर्जी कंजप्शन। आप इतनी एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। ये जो सोर्स दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इंडिया, ये साइट पे आप चेक कर सकते हैं। सेकंड आ गया आपका सेट टेम्परेचर। अगर आप सेट टेम्परेचर जितना ज़्यादा टेम्परेचर जितना आप सेट टेम्परेचर ज़्यादा रखोगे उतनी एफिशिएंसी आपको एसी से ज़्यादा मिलेगी, यानी उतनी कम पावर जो कंज्यूम करेगा। मोस्टली मैंने देखा है कि लोग जो है सेट टेम्परेचर 22 के आसपास रखते हैं, लेकिन इसका जो एक थंब रूल ये होना चाहिए कि जैसे जैसे आपका आउटसाइड टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे कि अगर आज बाहर बहुत गर्मी है तो आपको सेट टेम्परेचर भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ कर देना चाहिए। उससे एक तो आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, सेकंड आपका एसी पे लोड कम रहेगा। अगर बाहर आपको लगता है टेम्परेचर 34-35 डिग्री सेल्सियस, तो यू कैन इजीली सेट द टेम्परेचर अराउंड 24-25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको लगता है एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर जो है 44 डिग्री है, तो आप सेट टेम्परेचर 28 तक भी रखोगे, तब भी यू विल फील लॉट ऑफ कंफर्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी उससे। और सेकंड क्या होगा, आपका एसी का जो पावर कंजप्शन है वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो हमेशा सेट टेम्परेचर को 26 के आसपास रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव होगी आपकी। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सेट टेम्परेचर इज़ AC energy consumption increases with increasing temperature and differential across the condenser and cooler coil। यानी कि जितना कूलिंग कोयल और कंडेंसर कोयल के अंदर जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी एफिशिएंसी जो है कम होगी, और जितना टेम्परेचर डिफरेंशियल कम होगा उतना ही एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो यानी सेट टेम्परेचर जितना ज़्यादा रखेंगे, a set temperature of 26 degree Celsius can be attained much earlier than a set temperature of 20 degree Celsius। यानी कि अगर 26 डिग्री आप सेट टेम्परेचर रखते हैं, तो आपने देखा है एयर साइकिल जो हर साइकिल के बाद एयर जो है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, तो 26 पे वो जल्दी अचीव हो जाएगा और आपकी एफिशिएंसी जो है अच्छी रहेगी इसमें। सो उसके लिए सेट टेम्परेचर जितना ज़्यादा हम रखते हैं उतना ही कंप्रेसर को जो है कम काम करना पड़ता है, यानी उसके ऊपर लोड भी कम पड़ता है। सो इससे उसकी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इंक्रीज ऑफ ईच डिग्री ऑफ सेट टेम्परेचर कैन सेव अप टू 5% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। यानी कि अगर आप जितना हर 1 डिग्री टेम्परेचर आप ज़्यादा रखेंगे सेट टेम्परेचर, अगर आप 22 से 23 पे आ गए तो 5% आप एनर्जी बचा सकते हैं। 23 से 24 पे आप फिर यू कैन ईजिली सेव 5%। तो आफ्टर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस यू कैन ईजिली सेव अप टू 5% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ये आपका मैंने सोर्स दे रखा है, यहाँ से मैंने ये वैल्यूज़ ली हैं। नेक्स्ट आपका रूम, आपके रूम की लोकेशन कैसी है, रूम के अंदर इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, थर्मली कितना इंसुलेटेड है वो। जैसे ये मैंने एक रूम की आपको पिक्चर दिखाई है, इसमें एसी की पोजीशनिंग हमने साइड वॉल पे रखी है, देखो। सो दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन जो कि आप रख सकते हैं। हमेशा जो आपका बेडरूम में अगर आप साइड पे लगाते हैं, उसके अगर आप साइड पे अगर आप एसी लगाते हैं तो सबसे बेस्ट पोजीशन है ये, क्योंकि यहाँ से आपकी एयर जो है टोटली अच्छी तरह से सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगी और रूम का टेम्परेचर भी इक्वलाइज रहेगा। अब जहाँ पे भी हमने एसी लगाना है उसकी विंडोज़ जो है छोटी होनी चाहिए, बाहर से एयर कम से कम आनी चाहिए, बाहर से हीट भी जितनी कम हो सके उतनी कम आनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट जो सनलाइट है वो अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। उससे सबसे ज़्यादा आपकी जो लॉस होता है, हीट का लॉस होता है। सो थर्मल इंसुलेशन ऑफ अ रूम, AC should be installed in a room which is centrally positioned in a house to ensure minimum solar radiation through side walls। जहाँ पे भी हमें एसी लगाना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो रूम है वो अगर घर के बिल्कुल सेंटर में है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ से साइड से या कहीं साइड वॉल से या फ्रंट साइड से जो डायरेक्ट सनलाइट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड इज़ अ प्लग एयर लीकेजेस। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ से भी डायरेक्ट बाहर से जो एयर लीक होकर अंदर आ रही है उसको अगर आप सील कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं तो बहुत ही बेटर है, उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन की जो सेविंग हो सकती है।
थर्ड इज़ अवॉइड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। जिस भी रूम में आपने एसी लगाया उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जितने भी कम हो सके उतना ही उसका यूज़ कम होना चाहिए, उससे भी काफ़ी एनर्जी सेविंग हो सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हम हो सकता है वहाँ पे प्रेस कर रहे हैं कपड़े, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है लोड पड़ता है एसी पे। माइक्रोवेव ओवन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जो आपका बहुत ही जो नेसेसरी जो इक्विपमेंट्स हैं वही हों, जैसे कि लैपटॉप हो गया या फिर एक एलसीडी हो गया, उसके अलावा अवॉइड करो बाकी। अब ये पोजीशन ऑफ कंडेंसर, ये कंडेंसर यूनिट है स्प्लिट एसी का। इसकी पोजीशन जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लगा रखा है। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी इसके ऊपर, तो अगर इस पर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो कंडेंसर कोयल की जो एफिशिएंसी है या इसकी जो हीट डिसिपेशन है वो ज़्यादा इंप्रूव होगी, तो इससे भी एसी की एफिशिएंसी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो पोजिशनिंग ऑफ कंडेंसर यूनिट, पोजिशन इज़ इन अ वेल वेंटिलेटेड एंड शीटेड एरिया। जहाँ तक हो सके जो आपका कंडेंसर यूनिट है उसको ऐसी जगह आप माउंट करो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, और सेकंड उसके आसपास जो है अच्छी तरह से वेंटिलेशन होनी चाहिए, यानी कि उसमें एयर जो आराम से फ्लो कर सके, क्योंकि कंडेंसर में जो है फ़ैन साइड से जो है एयर को इनटेक करके उसको कंडेंसर कॉइल के ऊपर से जो है फ्लो कराता है। तो अगर साइड में अगर आप कन्फाइन कर दोगे तो तब भी मुश्किल होती है, तो इट में साइड में जगह खाली होनी चाहिए। सेकंड है कि उसके ऊपर डायरेक्ट सोलर रेडिएशन नहीं पड़नी चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कंडेंसर कॉइल के लिए। तो ये यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं। इस तरह से अगर आप माउंट करते हैं, देखो साइडों से दोनों तरफ जगह खाली है, तो साइड से कोई भी एयर के अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं आने में। यहाँ से ये फ्रंट साइड पे फ़ैन यहाँ से एयर को डिस्कार्ड करेगा, तो यहाँ से भी आगे भी जगह खाली पड़ी है। थर्ड ये है कि यहाँ कोई सनलाइट नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ ऊपर जो है इसके ऑलरेडी रूफ़ बनी हुई है, तो ये अच्छा शेडेड एरिया है। इसके आसपास भी आई थिंक काफ़ी ग्रीन है। तो इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा आपकी एफिशिएंसी के ऊपर। सो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे वी कैन गेट वेरी गुड एफिशिएंसी आउट ऑफ आवर एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। प्रोवाइड शेड थ्रू ट्री प्लांटेशन और बिल्ट इन शेड, तो ये कई जो आप कर सकते हैं इसमें। सो दैट इज़ ऑल इन माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।